नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। पीएम मोदी ने ऐसी कौन सी मीटिंग बुलाई, राहुल गांधी को सब्जी मंडी याद आई, आज इसका चैप्टर खोलूं। 40 रुपए वाला लहसुन मोदी राज में 400 का, राहुल गांधी के इस दावे का सच बताने वाला चैप्टर लेकर आया हूं। ओवैसी के बाद अब राहुल गांधी दिल्ली दंगों की आरोपी इशरत जहां को टिकट देने वाले हैं क्या, आज इसका चैप्टर भी खुलेगा। साथ ही बात होगी देश के मिडिल क्लास का टैक्स वाला वो दर्द जिसका इलाज इस बजट में कर देंगे क्या पीएम मोदी। पॉपकॉर्न से लेकर पुरानी गाड़ी पर जीएसटी, टैक्स भर भर कर परेशान मिडिल क्लास के दर्द का चैप्टर 2 आज खोलूंगा। और वो एक काम जो पीएम मोदी ने कर दिया तो मिडिल क्लास बम बम हो जाएगा, आज इसकी भी बात होगी। साथ ही पीएम मोदी के हिंदू प्रेम के सबसे बड़े टेस्ट के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत वर्सेस रामभद्राचार्य क्यों हो रहा है, सनातन की लड़ाई संघ बनाम संत बनने पर क्यों आ गई है भाई, आज इसकी भी बात होगी। और भयंकर बर्फबारी के बीच जब फंस गई सैकड़ों गाड़ियां और फिर वो हुआ जो आपको देखना चाहिए। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। अरविंद केजरीवाल ने आज से दिल्ली वालों को एक और बड़ी सौगात दी है। केजरीवाल ने कहा है कि अब दिल्ली में हर घर 24 घंटे नल से पानी आएगा। अरविंद केजरीवाल आज राजेंद्र नगर पहुंचे थे, जहां उन्होंने खुद एक घर में नल का पानी पिया और इसके साथ ही राजेंद्र नगर में 24 घंटे पानी की सप्लाई की शुरुआत हो गई। दिल्ली में चुनाव का माहौल अब गर्माता जा रहा है। खबर है कि बीजेपी की तरफ से 28 दिसंबर को पीएम मोदी दिल्ली के रोहिणी से विधानसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद 3 जनवरी को भी दिल्ली में पीएम की एक चुनावी रैली का प्लान है। उम्मीद जताई जा रही है कि चुनावी रैलियों में पीएम मोदी दिल्ली वालों के लिए बड़ी सौगात का ऐलान कर सकते हैं। पीएम की इन दोनों रैलियों के बाद बीजेपी उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में जोरदार हंगामा हो गया। पार्षदों के बीच धक्का मुक्की और मारपीट की नौबत आ गई। बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद आपस में भिड़ गए। जानकारी के मुताबिक नॉमिनेटेड पार्षद अनिल मसीह जैसे ही सदन में आए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षद उन्हें देखकर वोट चोर कहने लगे और नारेबाजी होने लगी। सदन में हो रहे हंगामे के बीच अनिल मसीह वेल में आ गए और उन्होंने राहुल गांधी को टारगेट किया। इसके बाद बात बढ़ गई और हंगामा हो गया। दिल्ली में कल शाम एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है। यह बैठक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर होगी। शाम 4 बजे होने वाली इस मीटिंग में चंद्रबाबू नायडू समेत तमाम एनडीए के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में चाय के दौरान मौजूदा सियासी मुद्दों पर चर्चा होगी और एनडीए में बेहतर तालमेल बनाए रखने के लिए बात की जाएगी। पहले ही महीने में एक बार एनडीए की नेताओं की बैठक तय की गई थी। भोपाल में पुराने विवाद की वजह से 2 गुटों में जबरदस्त झड़प हो गई। देखते ही देखते दोनों गुटों के लोगों ने एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया और लोग हाथों में तलवार लहराते नजर आए। बवाल की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद हालात को काबू में किया। तनाव को देखते हुए इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। पीएम मोदी ने ऐसी कौन सी मीटिंग बुलाई, राहुल गांधी को सब्जी मंडी याद आई। 40 रुपए वाला लहसुन मोदी राज में 400 का, राहुल के दावे का सच बताने वाला चैप्टर। और ओवैसी के बाद अब राहुल गांधी दिल्ली दंगों की आरोपी इशरत जहां को टिकट देने वाले हैं क्या, सबसे पहले इसका चैप्टर। कल हमने देश के 2 नेताओं की सोच और उनके विजन में अंतर के बारे में बात की थी कि कैसे नरेंद्र मोदी जहां विदेश में भारत के लिए सम्मान ला रहे हैं, 43 साल में जो कोई प्रधानमंत्री ना कर सका वो करके पीएम मोदी दिखा रहे हैं। उधर राहुल गांधी हैं जिन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए 15-20 साल से एक इकोसिस्टम लगा हुआ है, लेकिन वो पॉलिटिकल इंटर्नशिप से आगे नहीं बढ़ पाते। कभी राहुल गांधी मार्शल आर्ट की कलाकारी दिखाने लग जाते हैं, कभी वो कारपेंटर बन जाते हैं, कभी संसद में अडानी का मुखौटा पहनकर लोग उनके साथ आ जाते हैं, कभी वो अपनी बहन प्रियंका वाड्रा के साथ अडानी वाले बैग दिखाने लग जाते हैं। यानी आप देखिए तो राहुल गांधी की पॉलिटिकल इंटर्नशिप ही खत्म नहीं हो रही। आज ये ट्राई करते हैं, कल वो ट्राई करते हैं वाला हिसाब चल रहा है। अब उनका एक नया वीडियो आ गया है और उसके बारे में आज आपको जानना चाहिए। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी की अप्रोच है, जिस तरीके की अप्रोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखती है, उससे क्लियर हो जाता है कि किसकी पॉलिटिक्स देश को कहां लेकर जाएगी। क्योंकि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री हैं जो विदेश में भारत का डंका बजा रहे हैं, दूसरी तरफ देश के नेता विपक्ष हैं जो संसद में इतना बवाल करने के बाद आराम से छोले भटूरे खा रहे थे। आज राहुल गांधी का नया वीडियो आ गया। छोले भटूरे के बाद अब राहुल गांधी सब्जी मंडी में दिख गए।
राहुल गांधी दिल्ली की एक सब्जी मंडी में पहुंच गए, वहां सब्जी खरीदने लगे। 400 रुपए लहसुन पर मोदी सरकार को घेरने लग गए। आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया। लेकिन एक तरफ राहुल गांधी आम आदमी के बजट की बात करने में लगे थे, दूसरी तरफ आज पीएम मोदी ने देश के बजट पर चर्चा की, अर्थशास्त्रियों के साथ बातचीत की, बजट पर उनका फीडबैक लिया। महंगाई के अलावा एक और मुद्दा है जिस पर विपक्ष में क्रेडिट लेने की होड़ लग गई है। विपक्षी पार्टियां संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर अमित शाह को घेरने में भी एकदम जबरदस्त लाइन लगाई हुई है। विपक्ष की पार्टियों को लग रहा है कि अगर इस मुद्दे को छोड़ दिया तो दूसरी पार्टी ना बाजी मार ले। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर हर पार्टी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन तो कर ही दे रही है, अपना टोकन कटा ले रही है। विपक्ष को जवाब देने के लिए बीजेपी भी अटैकिंग मोड में है। उसने सीएम योगी, फडणवीस, हेमंत अपने सारे मुख्यमंत्री उतार दिए। बाबा साहब अंबेडकर पर जैसे कैसे घमासान मचा है आज आपको वो भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले बात राहुल गांधी की 400 रुपए वाले लहसुन की खरीदारी की, फिर पीएम की मीटिंग पर भी आऊंगा। राहुल गांधी दिल्ली की एक सब्जी मंडी में गए। वहां पहले से ही कुछ महिलाएं राहुल गांधी के स्वागत में खड़ी थी कि राहुल गांधी आए तो सब्जियों की खरीदारी शुरू की जाए। सब्जियां खरीदते खरीदते बात लहसुन खरीदने पर आ गई। राहुल गांधी ने लहसुन का रेट पूछ लिया तो उन्हें बताया गया कि लहसुन तो 400 रुपए किलो बिक रहा है। एक बार राहुल गांधी का सब्जी खरीदते हुए वीडियो देखिए, फिर बताऊंगा कि 400 रुपए के लहसुन का खिला है क्या। तो आज क्या खरीद रहे हो? थोड़ा सा टमाटर ले लेंगे, थोड़ा प्याज और उसको चल जाए बस लीजिए। भैया कितना महंगा क्यों है इस बार? बिल्कुल ही कम नहीं हो रहा, 30-35 तो हो ही नहीं रहा इस बार। साल तो बहुत महंगाई रही है, इससे पहले कभी नहीं है। साल बहुत महंगाई रही है। ये आएंगे तभी तो सस्ते होंगे। लहसुन तो नहीं दे सकते सर जी हम। कितना लहसुन तो सुन हो गया है। सोना सस्ता होगा पर लहसुन तो महंगा है। लहसुन कितने का है? 400 कितने का है लहसुन? 400 रुपए किलो चल रहा है। कुछ कम नहीं करेंगे लहसुन? कुछ तो कम कीजिए, कम से कम 1 पाव तो ले लूं घर चलाने के लिए। कितना देना है? 1 पाव 90 रुपए देना आपको। कुछ तो कम कर दो महंगाई के हिसाब से। 10 रुपए। चलो 10 रुपए। चलो ठीक है, 1 पाव कर दीजिए। पूरे साल कोई भी चीज सस्ती नहीं है। अच्छा। आलू प्याज जो बेसिक चीज है हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए, उनमें से ऐसी कोई चीज नहीं जो सस्ती हुई हो। और पुराने प्याज वो अभी पिछले हफ्ते 80 रुपए किलो खरीदे हमने। जहाँ किलो में लहसुन खरीद रहे हैं वहाँ 1 पाव में आप काम चलाना पड़ रहा है, इतनी महंगाई है। राहुल गांधी का ये वीडियो भी कमाल है। महिलाएं उन्हें बता रही हैं कि इस साल तो बहुत महंगाई है। इस बीच एक सब्जी वाला कहता है कि राहुल गांधी सत्ता में आएंगे तभी तो सस्ती सब्जी मिलेगी। अब सब्जी वाले ने भी राहुल गांधी की दुखती रग पे हाथ रख दिया। शायद सब्जी वाले भैया भी राहुल गांधी से कहना चाह रहे होंगे कि राहुल जी सब्जी मंडी तो आप आ गए, सत्ता में कब आएंगे। सब्जी मंडी में कुछ देर रुककर राहुल गांधी ने अलग अलग सब्जियों के रेट जाने और महंगाई पर मोदी सरकार को जो है ज्ञान दिया। वैसे तो राहुल गांधी ने मटर, शलगम, तोरी के भी रेट पूछे, लेकिन उनकी सुई लहसुन पर ही आकर अटक गई। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के साथ ही राहुल गांधी ने लिखा भी कि लहसुन कभी 40 था, आज 400 है। बढ़ती महंगाई ने बिगाड़ा आम आदमी की रसोई का बजट, कुंभकर्ण की नींद सो रही सरकार। राहुल गांधी की बातों से ऐसा लग रहा है कि जैसे मोदी के आने से पहले लहसुन 40 रुपए में बिक रहा था और मोदी आ गए तो लहसुन 400 रुपए में बिकने लग गया। लहसुन ने कहा कि मोदी जी आ गए, अब मुझे 400 में बेचो। राहुल गांधी को सुनकर ऐसा ही लग रहा है। लेकिन इस दावे का सच क्या है, ये सच सुनकर आपको समझ में आएगा कि कैसे राहुल गांधी को नेता बनाने के लिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेक नैरेटिव बनाया जा रहा है। क्यों हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी अभी भी पॉलिटिकल इंटर्नशिप में फंसे हैं। जिस 400 रुपए किलो लहसुन की बात आज राहुल गांधी वीडियो बनाकर कर रहे हैं, उस 400 रुपए किलो लहसुन का पूरा सच क्या है। भाई लहसुन की खेती सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होती है। देश में अकेले 62-63% लहसुन जो है वो एमपी के किसान जो है वो उसकी खेती करते हैं। साल 2022 में मध्य प्रदेश में लहसुन का रेट इतना कम था कि किसानों को उचित दाम मिलना मुश्किल था। किसान लहसुन से भरी ट्रॉली सड़क पर फेंक रहे थे। मंडी में लहसुन 10 रुपए किलो भी नहीं बिक रहा था। तो जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी राज में 400 हो गया, कभी 40 बिकता था, अरे यही मोदी राज में 10 रुपए का लहसुन भी बिक रहा था बॉस। आपको पता ही नहीं है, आप निकले ही नहीं घर से। लेकिन अगस्त 2023 से लहसुन के दाम ऐसे बढ़े कि अब कीमत 400 रुपए तक पहुंच गई। यानी लहसुन पिछले कुछ एकाध साल में महंगा हुआ है और लहसुन की कीमत बढ़ने की कई वजहें भी हैं। पहली वजह तो लहसुन का एक्सपोर्ट बढ़ना है। ज्यादा फायदे के लिए व्यापारी लहसुन का एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, जिससे घरेलू मार्केट में लहसुन की सप्लाई कम हो रही है। लेकिन दूसरी और सबसे बड़ी वजह है मौसम की मार। इस साल मार्च में बिगड़े मौसम की वजह से लहसुन की फसल को नुकसान हुआ
और देश भर में लहसुन की सप्लाई कम हो गई, रेट बढ़े। लहसुन की फसल सितंबर और अक्टूबर में प्लांट की जाती है, जनवरी से मार्च के बीच पैदावार होती है। लेकिन भीषण गर्मी की वजह से यूपी और गुजरात से आने वाली लहसुन की फसल को भी नुकसान हो गया, जिस वजह से पूरे देश में लहसुन की डिमांड राजस्थान और एमपी पर टिक गई। इससे सप्लाई कम हो गई और दाम आसमान में चले गए। यानी ये सीधे सीधे डिमांड सप्लाई का खेल है। कई बार कुछ फसलों को लेकर ऐसा होता है कि मौसम की वजह से या किसी दूसरी वजह से चीजें महंगी हो जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मोदी के आने के पहले ये चीजें जो है वो 40 रुपए 10 रुपए या हो सकता है फ्री में मिल रही हो, राहुल गांधी को लगता हो, और नरेंद्र मोदी आए तो महंगी हो गई। सच यह है कि महंगाई को जितना कंट्रोल में नरेंद्र मोदी ने रखा हुआ है उतना दुनिया में कोई नहीं कर पाया है बॉस। बड़े बड़े अर्थशास्त्री जो कांग्रेस के जमाने में सारी नीतियां बनाते थे, उनके रहते महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। नरेंद्र मोदी जिन्हें कहा जाता था कि इनको अर्थशास्त्र की क्या ही समझ है, उन्होंने महंगाई से जनता के ऐसे रक्षा कवच बनकर कोविड युद्ध के दौर में भारत की रक्षा की कि जहां दुनिया महंगाई से बाप बाप कर रही है, वही भारत में उसके मुकाबले महंगाई उतनी नहीं बढ़ पाई। कोई ये नहीं कह रहा कि महंगाई है ही नहीं, लेकिन बॉस आप कंपैरिजन कीजिए ना कि इसी युद्ध में, इसी कोविड के बाद ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोपीय देश, उनकी हालत क्या है, वो बाप बाप कर रहे हैं भाई। जो नेता महंगाई को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं, उन्हें अपना दौर भी नहीं भूलना चाहिए जब महंगाई पर कोई लगाम ही नहीं होती थी। अगर महंगाई पर इनका रिपोर्ट कार्ड निकाल कर रख दिया जाए तो ये सारा वीडियो बनाना भूल जाएंगे। आपको यह भी बताता हूं कि महंगाई के मोर्चे पर पीएम मोदी और कांग्रेस के दौर का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, आप खुद देखिए। भाई जो चीज है सो है, आप उसको नकार थोड़ी सकते हैं कि भाई महंगाई कंट्रोल में है। औसत महंगाई दर अगर आप देखेंगे, औसत महंगाई रिटेल के दाम पर, ये आपको रिटेल का बता रहा हूं, ये नरेंद्र मोदी सरकार में कितनी रही है? मोदी सरकार में ये 5.3% रही है, एवरेज 5.3%, ये आपको एवरेज बता रहा हूं मोटे तौर पर। मनमोहन सरकार में एवरेज कितनी रहती थी बिना कोविड के, बिना युद्ध के कितनी रहती थी महंगाई बॉस? एवरेज महंगाई बता रहा हूं 8.3%। ये इनकी एवरेज थी, डबल डिजिट में रहती थी महंगाई। जिस दौर में सबसे ज्यादा महंगाई थी वो दौर यूपीए का था, जिसमें देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल था किसी से छुपा नहीं है। उसी से पब्लिक इतनी त्रस्त थी कि कांग्रेस को देश चलाने लायक नहीं समझा और 10 साल से सत्ता से आउट कर रखा है। अब तो कांग्रेस को सत्ता से बाहर हुए 2029 तक 15 साल हो जाएंगे। सोचिए किस तरह से इन्होंने देश चलाया होगा कि 10-15 साल तक इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी चले जा रही है। आप यह भी देखिए कि कोरोना के बाद से पूरी दुनिया महंगाई और मंदी से जूझ रही है। दुनिया में युद्ध छिड़े हुए हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन में उथल पुथल है, और उस दौर में भी पीएम मोदी ने भारत में महंगाई को कैसे कंट्रोल किया हुआ है। इसी साल सितंबर में एसबीआई की रिपोर्ट आई थी, जिसमें यह बताया गया कि भारत ने दुनिया की बड़ी इकोनॉमी जैसे अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस के मुकाबले महंगाई को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया हुआ है। साल 2023 में भारत ने अपनी महंगाई दर को 2 से 6% के टारगेट रेंज से ज्यादा बढ़ने ही नहीं दिया। इकोनॉमिक सर्वे 2024 के मुताबिक 2021 से 2023 के बीच दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले में भारत ने अपने महंगाई के टारगेट को न्यूनतम रेंज में रखा। साल 2023 में भारत की महंगाई दर ग्लोबल महंगाई दर से 1.4% कम रही। लेकिन राहुल गांधी को किसी ने कहा कि बॉस चलिए आज हम सब्जी मंडी चलते हैं। वो अंबेडकर की बात कर रहे थे तो नीला टी शर्ट पहन के आए थे। कभी मुखौटा लगाएंगे अडानी का उनके लोग, कभी कराटे, कभी कुछ होगा, तो आज सब्जी मंडी घूमा जाए। लेकिन बॉस रिसर्च कहां है? एक तरफ राहुल गांधी महंगाई पर माहौल बना रहे थे, आम आदमी के बिगड़े बजट की बात कर रहे थे। दूसरी तरफ आज पीएम मोदी ने देश के बजट पर बड़ी बैठक। प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश के जाने माने अर्थशास्त्रियों से मुलाकात की, अलग अलग सेक्टर के एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रही। पीएम मोदी ने आम बजट के लिए एक्सपर्ट्स की राय ली, उनसे बजट का पर कहा कि आप लोग बताइए कि देश में और क्या होना चाहिए बजट में। लेकिन दिल्ली की सब्जी मंडी में पहुंचकर राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल की टेंशन भी बढ़ा दी। राहुल गांधी अब दिल्ली में एक्टिव हो गए हैं। दिल्ली को लेकर राहुल गांधी का खतरनाक प्लान भी सामने आ रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली की ओखला सीट पर कांग्रेस दंगे की आरोपी रही इशरत जहां को उम्मीदवार बना सकती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस मुख्यालय में सीईसी की बैठक में राहुल गांधी ने इशरत जहां के नाम की पैरवी की।
राहुल गांधी ने कहा कि जो जेल जाकर एक आइकॉन की तरह उभरा है, पार्टी को ऐसे नेताओं को टिकट देना चाहिए। अभी दिल्ली की ओखला सीट पर कांग्रेस ने किसी उम्मीदवार को नहीं उतारा है, लेकिन माना जा रहा है कि राहुल गांधी के कहने के बाद इशरत जहां को टिकट देने पर फैसला हो सकता है। आप सोचिए क्या पॉलिटिक्स चल रही है बॉस। ये इशरत जहां कौन है जिसकी पैरवी कहा जा रहा है, सूत्र कह रहे हैं कि राहुल गांधी कर रहे हैं। इशरत जहां साल 2020 में आपको याद होगा दिल्ली दंगे हुए थे, उसकी आरोपी है। इशरत जहां कांग्रेस की पूर्व पार्षद भी रही है, वो एक वकील भी है। दंगों के आरोप में इशरत जहां 2 साल जेल काट चुकी है। 14 मार्च 2022 को इशरत जहां को जमानत मिली थी। इसी साल दिल्ली की कोर्ट ने इशरत जहां समेत 12 लोगों के खिलाफ हत्या का प्रयास, दंगे का आरोप तय किया है। तब कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में इस बात का आधार दिख रहा है कि आरोपियों ने गुनाह किया है। कोर्ट ने यह बातें उन चश्मदीदों के बयान के आधार पर कहीं जिसमें बताया गया था कि दंगों के दौरान इशरत जहां ने भीड़ को उकसाया था और पुलिस के साथ झड़प भी की थी। सोचिए, ऐसे ऐसे लोग कैंडिडेट बनाने की बातें चल रही हैं। वो असदुद्दीन ओवैसी ने तो कर ही दिया। अगर राहुल गांधी के कहने पर कांग्रेस इशरत जहां को टिकट देती है तो यह दिल्ली में बड़ा मुद्दा हो जाएगा। ऐसा ही दाव दिल्ली के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी चल चुके हैं। ओवैसी ने भी दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट से ताहिर हुसैन को कैंडिडेट बनाने का ऐलान किया है, जबकि ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों का वो आरोपी है जो आज तक जेल में बंद है। जिसे दंगों का मास्टरमाइंड तक कहा गया, जमानत तक नहीं मिली, वो आदमी बन गया कैंडिडेट असदुद्दीन ओवैसी का। और अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस हो सकता है कि इशरत जहां को टिकट दे। आप सोचिए बॉस, क्या पॉलिटिक्स है इन लोगों की। एक तरफ दिल्ली चुनाव में इस तरह की खिचड़ी पक रही है, कांग्रेस दंगे के आरोपियों को टिकट देने पर विचार कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस संविधान की बड़ी बड़ी बातें भी कर रही है, अंबेडकर सम्मान सप्ताह मना रही है। बाबा साहब अंबेडकर पर राज्यसभा में अमित शाह ने जो बयान दिया था, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज दिन भर सड़क पर प्रदर्शन भी खूब किया, माहौल बनाया। जबकि इस मामले में अमित शाह सफाई दे चुके हैं, उनका पूरा बयान सामने आ चुका है। लेकिन कांग्रेस को लग रहा है कि नहीं बॉस, दलित वोट के लिए पकड़े रहो इसको। गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं वो। जयराम रमेश क्या कह रहे हैं एक बार सुनिए, फिर बताता हूं कि आज योगी आदित्यनाथ ने कैसे राहुल गांधी को जवाब दिया। एक ही इसका हल है इस स्थिति का जो हम मांग कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने मांग की थी राज्यसभा के अंदर, फौरन गृह मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, इस्तीफा ले लेना चाहिए और गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष को कोई मुद्दा मिलता नहीं, इसलिए कभी मोदी संविधान खत्म करने जैसे नैरेटिव चलाते हैं, कभी अमित शाह को बाबा साहब अंबेडकर के अपमान पर घेरते हैं। इस मुद्दे को लेकर आज बीएसपी ने भी यूपी में जगह जगह प्रदर्शन किया। बीएसपी कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से माफी की मांग की। बाबा साहब अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस हमलावर है तो बीजेपी भी अटैकिंग मोड में है। बीजेपी ने आज इस मुद्दे पर अपने सारे मुख्यमंत्री उतार दिए। सुनिए सीएम योगी और सीएम फडणवीस ने कैसे कांग्रेस को जवाब दिया, फिर बताता हूं कि धक्का मुक्की कांड पर योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को क्या सुना दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करने की कांग्रेस की फितरत, चाहे वह कांग्रेस के द्वारा या समाजवादी पार्टी के द्वारा, इन सभी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने पहले तो इस बात की माफी मांगनी चाहिए कि गृह मंत्री अमित शाह जी का जो पूरा बयान था उसको आधा काटकर उन्होंने उस पर राजनीति की, संसद का भी समय उसमें खराब किया। अब जनता में भी झूठी बातें लेकर वो जा रहे हैं। वही कांग्रेस है जिसने लगातार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किया है, उनको संसद में चुनकर भी आने नहीं दिया और लगातार उनको नीचा दिखाया। पार्लियामेंट के विंटर सेशन के दौरान कांग्रेस ने जिस तरह अंबेडकर के मुद्दे पर हंगामा किया, राहुल गांधी पर बीजेपी सांसदों को धक्का देने का आरोप लगा, बीजेपी के 2 सांसदों को चोट लगी, इस पर आज सीएम योगी ने राहुल गांधी को घेर लिया। सुनिए सीएम योगी ने क्या कहा। हम तो कांग्रेस के नेता राहुल जी से कहेंगे, देश की संसद में, संसद परिसर में सांसदों पर हमला हो, यह दृश्य भी देश ने देखा है। क्या यह आचरण उनका संवैधानिक माना जाएगा?
क्या कांग्रेस पार्टी का यह आचरण संवैधानिक माना जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद चोटिल होते हैं। यानी बीजेपी भी लगातार अग्रेसिव है और राहुल गांधी को उनके ही मुद्दों में फंसा दे रही है। पाठशाला में अगली क्लास, देश के मिडिल क्लास का टैक्स वाला वो दर्द जिसका इलाज इस बजट में पीएम मोदी कर देंगे क्या? पॉपकॉर्न से लेकर पुरानी गाड़ी पर जीएसटी टैक्स भर भर कर परेशान मिडिल क्लास के दर्द का चैप्टर 2, वो एक काम जो पीएम मोदी ने कर दिया तो मिडिल क्लास बम बम हो जाएगा। अब इसका चैप्टर, भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की इकोनॉमी को रॉकेट बना रखा है, सच है। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया में बढ़ती महंगाई के बीच भारत में महंगाई को थाम रखा है, सच है। प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास तेजी से हुआ है, 100% सच है। लेकिन एक बड़ा सच यह भी है कि आम आदमी यानी मिडिल क्लास देश के विकास में योगदान देने के लिए चुपचाप जो टैक्स पे टैक्स भरे जा रहा है, वो ना अब उसको अंदर ही अंदर बहुत कचोट रहा है। और उसको उम्मीद भी उन्हीं नरेंद्र मोदी से है जिनके राज में ये टैक्स लग रहा है। उसे लगता है कि मोदी जी कुछ ना कुछ तो मिडिल क्लास के लिए जरूर सोचेंगे। और इसलिए पाठशाला में हमने कल भी पॉपकॉर्न से लेकर पुरानी गाड़ी पर लगने वाली जीएसटी का चैप्टर खोला था। पाठशाला में कल जब हमने टैक्स का चैप्टर खोला तब से हर जगह उसकी चर्चा हो रही है। पाठशाला का कल का हमारा चैप्टर भयंकर वायरल भी हुआ क्योंकि टैक्स का मामला ही ऐसा है। आम आदमी का यह दर्द है जो कोई बात करने को तैयार नहीं, लेकिन हमने पाठशाला में वो मुद्दा उठाया। हमने सवाल उठाया था कि क्या मिडिल क्लास का काम इस देश में सिर्फ टैक्स भरने का रह गया है क्या? क्योंकि टैक्स का गजब ही हाल हो रखा है। पॉपकॉर्न हो, पुरानी गाड़ी हो, हर जगह पर ऐसी ऐसी जीएसटी लगे जा रही है कि पब्लिक का दिमाग घूम गया है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के मीम्स चल रहे हैं, लोग मजाक भी बना रहे हैं। कई लोग तो कहते हैं कि सरकार एक काम करे, हमारी पूरी सैलरी रख ले, उसमें से जो है कुछ पैसा हमको वो दे दे कि हम अपना घर चला लें। जब इतना टैक्स दे ही रहे हैं तो पॉकेट मनी टाइप कुछ दे दे। इस तरह से बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर चल रही। आज हम टैक्स के इस जंजाल का पार्ट 2 वाला चैप्टर खोलने जा रहे हैं जो मिडिल क्लास का सबसे बड़ा दर्द है। आज केंद्र और राज्य सरकारों को देखना चाहिए कि कैसे मिडिल क्लास एक चीज पर कई बार टैक्स भर भर के पगला चुका है, क्योंकि राज्य सरकारें भी ले रही है भाई। और ये जो जीएसटी काउंसिल होती है, इसमें सारे पार्टियां जिनकी सरकारें राज्यों में, उनके फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं बॉस, सब मिलकर निर्णय लेते हैं। तो वहां कोसने के लिए कि ये हो गया वो हो गया सब हैं, लेकिन इसमें सब मिलकर फैसला लेते हैं। लेकिन ये सारी बातें आपको बताऊं उससे पहले कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है, जो कंफ्यूजन यूज्ड कारों को बेचने पर चल रहा है। हमने कल आपको बताया था कि पुरानी गाड़ियां बेचने पर लगने वाला टैक्स 12% से बढ़ाकर 18% हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी यही कहा था कि जिस दाम में कार खरीदी गई और जिस दाम में बेची जा रही है उसके अंतर पर 18% टैक्स लगेगा। लेकिन वित्त मंत्री ने पुरानी गाड़ी बेचने पर लगने वाले टैक्स पर जो भी कहा था उसमें कुछ कंफ्यूजन था। सरकार से जुड़े हमारे सूत्रों ने उस कंफ्यूजन के बारे में जानकारी दी है, वो आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले एक बार सुनिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा था, जिसके बाद सारा कंफ्यूजन खड़ा हुआ। It is on that margin, the margin value between purchased price and resale price. 12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर। On the margin is only this 18% is being put, as would be for any used car. जो वित्त मंत्री ने कहा वही हमने आपको कल बताया भी था। जीएसटी काउंसिल की बैठक में जो भी फैसले लिए गए थे उसके बारे में पीआईबी की प्रेस रिलीज में भी जानकारी दी गई थी। पीआईबी की प्रेस रिलीज भी हमने चेक की थी, तो उसमें भी वही बात लिखी थी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कही थी। यानी जिस दाम में कार खरीदी गई और जिस दाम में बेची गई उसमें जो मार्जिन है उस पर 18% टैक्स लगेगा। सोशल मीडिया पर भी लोग यही बात कह रहे हैं कि पुरानी गाड़ियों को बेचने पर अगर इतना टैक्स लगेगा तो बेचने वाले को क्या फायदा होगा। पुरानी गाड़ी की वैल्यू डिप्रिशिएट ही होती है, यानी उसकी कीमत बढ़ती तो है नहीं, कमी हो जाती है। ऐसे में उस पर 18% टैक्स लोगों को हजम नहीं हो रहा। इस पर आज हमने विस्तार से चर्चा की और जानकार लोगों से भी बात की। सरकार के सूत्रों ने भी बताया कि वित्त मंत्री पूरी बात बता नहीं पाई, या वो सही से समझा नहीं पाई, या वो एक तरह से गलत बात कह गई। जो भी कही गलती से हो गया होगा, मुंह से निकल गया होगा। लेकिन पुरानी गाड़ी बेचने पर जो 18% टैक्स लगेगा वो कैसे लगेगा और किस पर लगेगा, उस पर कंफ्यूजन वित्त मंत्री के बयान से बढ़ा, जिसे अब हम दूर कर देते हैं। पहली बात तो यह है कि 18% टैक्स उन पर एप्लीकेबल होगा जो पुरानी गाड़ी बेचने के लिए रजिस्टर्ड है।
जो लोग अनरजिस्टर्ड हैं, यानी अगर आप पुरानी गाड़ी अपने किसी दोस्त को बेच रहे हैं तो उस पर 18% टैक्स नहीं लगेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी रजिस्टर्ड वेंडर को अपनी पुरानी गाड़ी बेचते हैं तो भी आपको टैक्स नहीं देना होगा। जो वेंडर आपसे पुरानी गाड़ी खरीद रहा है वो आपकी गाड़ी को आगे किसी और को ज्यादा कीमत पर बेचता है तो उसे 18% टैक्स देना होगा। रजिस्टर्ड वेंडर को वही पुरानी गाड़ी किसी दूसरे को बेचने से जो मुनाफा होगा उस पर 18% टैक्स लगेगा, यानी 18% रजिस्टर्ड वेंडर ही भरेगा। मतलब मान लीजिए आपने पुरानी गाड़ी 1 लाख रुपए में रजिस्टर्ड वेंडर को बेच दी, कि मेरी गाड़ी 6 लाख की थी, अब तुम 1 लाख में ले लो, पुरानी होगी। रजिस्टर्ड वेंडर ने क्या किया, उस गाड़ी को मॉडिफाई किया, थोड़ा चकाचक बनाएगा तभी ना बिकेगा, तो उसको चकाचक करके उसने 2 लाख रुपए में किसी और को बेच दिया। रजिस्टर्ड वेंडर का मुनाफा कितना हुआ, 1 लाख रुपए में आपसे खरीदा, 1 लाख रुपया उसमें और उसने मुनाफा कमाया, 2 लाख में बेचा। तो अब उस मुनाफे वाले 1 लाख पर 18% टैक्स यानी 18,000 रुपए वेंडर को भरना होगा। वेंडर कौन, जैसे ये Cars24 वगैरह दूसरे ऐप्स जो हैं उनसे आप बेचते हैं ना, वही वाला। अब यहां पर यह भी समझने वाली बात है कि वेंडर ने 1 लाख का जो मुनाफा कमाया वो पूरा मुनाफा नहीं है। वेंडर ने पुरानी गाड़ी को मॉडिफाई करने में भी कुछ पैसा लगाया होगा और फिर उसे 18% टैक्स भी देना पड़ रहा है, जिसे देने के बाद रजिस्टर्ड वेंडर का मुनाफा कम हो जाएगा। क्योंकि भाई 1 लाख में खरीदा, मान लीजिए 20,000 रुपया और लगाया, 30,000 रुपया और लगाया गाड़ी को चमकाने में, 2 लाख में बेचा, उसको तो कमाई 70,000 की हुई, लेकिन वो टैक्स 1 लाख रुपए पे भरेगा 18%, तो उसका तो मार्जिन कम हो गया। कोई भी रजिस्टर्ड वेंडर जो मार्केट में बिजनेस के लिए आया है वो अपना मुनाफा कम नहीं करेगा। ऐसे में वेंडर क्या कर सकता है वो आपको देख लीजिए। या तो वेंडर पुरानी कार को और महंगे दाम पर बेचेगा, या फिर पुरानी कार को और सस्ते दाम पर खरीदेगा कि भाई हमको तो 18% जीएसटी भरनी है, तुम सस्ते में दो। या फिर जो 2 लाख की गाड़ी है उसको कहेगा कि मैं 2.5 लाख में बेचूंगा क्योंकि मुझे 18% की जीएसटी भी तो भरनी है, मेरा पैसा भी तो लगा है। इन दोनों ही हालात में नुकसान आम आदमी का ही होगा, मिडिल क्लास का ही होगा, क्योंकि ज्यादातर पुरानी कार मिडिल क्लास के लोग ही तो खरीदते हैं। भाई गरीब आदमी तो खरीद रहा है, उसके पास पैसा होता तो नई कार नहीं खरीद लेता, और मिडिल क्लास के ही लोग पुरानी गाड़ी बेचकर नई गाड़ी खरीदने का प्लान करते हैं। तो इधर से कान छुइए या उधर से छुइए, कल वाली बात कहिए या आप जो क्लैरिफिकेशन आ गया वो कहिए। पॉइंट वही था कि मिडिल क्लास को इस टैक्स से नुकसान होगा, और वही होगा, या तो बेचने वाले का होगा या खरीदने वाले का होगा। वेंडर अपने ऊपर लोड नहीं लेगा बॉस। पाठशाला में हम टैक्स के बोझ के बारे में बता रहे हैं तो उसका असर भी दिख रहा है। बीजेपी के नेता तक टैक्स की मार से परेशान जनता के दर्द की बात कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने सोशल मीडिया पर टैक्स को लेकर अपनी बात रखी। अजय आलोक ने भी लिखा कि माननीय निर्मला सीतारमण जी से मध्यम वर्गीय आय वालों के लिए अनुरोध है, हम पूरा टैक्स समय पर देते हैं, देते क्या है, सैलरी से काट ही लिया जाता है, हमें किसी सरकारी योजना का कभी लाभ नहीं मिलता। स्वास्थ्य बीमा पर भी 18% जीएसटी हमारे लिए और बाकी सबके लिए आयुष्मान भारत योजना है। हम देश को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, सरकार पर निर्भर नहीं है, फैसले पर तुरंत विचार कीजिए। विपक्ष ने भी टैक्स को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। पुरानी गाड़ियों और पॉपकॉर्न पर जीएसटी के मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गाड़ी खरीदना एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बड़ी बात होती है, लेकिन केंद्र सरकार पुरानी गाड़ियों पर भी टैक्स बढ़ाकर उनके सपने तोड़ रही है। केंद्र की बीजेपी सरकार सिर्फ अमीरों और उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, देश के आम आदमी और गरीबों को सिर्फ महंगाई, टैक्स और पीड़ा दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने जीएसटी को सांप सीढ़ी का खेल बनाकर रख दिया है। कभी किसी आइटम पर अचानक जीएसटी बढ़ा देते हैं, कभी अपने चंदादही समर्थकों के मुनाफे के लिए घटा देते हैं। इससे ईमानदार व्यापारियों अधिकारियों में भी असमंजस पैदा होता है, जिसका लाभ भ्रष्टाचारी उठाते हैं। व्यापारी जब तक जीएसटी की एक बात समझते हैं तब तक सरकार नियम बदल देती है। यानी ऑपोजिशन भी बातें कर रहा है, कांग्रेस भी कह रही है, आम आदमी पार्टी भी कह रही है, लेकिन सवाल यह कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी किस मुंह से कह रही है। अखिलेश जी तो चलिए यूपी में सत्ता में नहीं है, लेकिन जिन राज्यों में इनकी सरकारें हैं, कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की, इनके फाइनेंस मिनिस्टर भी जाते हैं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में। वहां क्यों नहीं अड़ गए कि नहीं पुरानी गाड़ी पे टैक्स जो है वो 12% से 18% नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा ना आपको कि मिडिल क्लास का दर्द कोई नहीं समझ रहा है, किसी एक पार्टी की बात नहीं है। पुरानी गाड़ी बेचने पर टैक्स बढ़ाने को लेकर जो हंगामा हो रहा है, वैसे ही हंगामा पॉपकॉर्न को लेकर भी हो रहा है, क्योंकि पॉपकॉर्न पर भी 3 रेट के टैक्स हैं। साधारण नमक वाला पॉपकॉर्न, मसाले वाला पॉपकॉर्न जो पैक्ड नहीं है उस पर 5% टैक्स लगेगा। अगर यही पॉपकॉर्न अच्छी पैकेजिंग और लेबल के साथ बिकेगा तो उस पर 12% टैक्स लगेगा। अगर पॉपकॉर्न कैरामलाइज्ड है यानी उसमें शुगर मिला है तो वो नमकीन नहीं है बल्कि कन्फेक्शनरी की कैटेगरी में आएगा,
जिस पर 18% की दर से टैक्स लगेगा। यह बात सही है कि पॉपकॉर्न पर कोई नया टैक्स नहीं लग रहा है, यह टैक्स पहले से लगते रहे। इस बार टैक्स को कैटेगराइज किया गया है, लेकिन सवाल पॉपकॉर्न को लेकर भी उतनी ही चर्चा में है, क्योंकि भारत में पॉपकॉर्न का बाजार करीब 1200 करोड़ रुपए का है और इससे जो रेवेन्यू मिलता है वो 250 से 300 करोड़ का है। भाई, कहां सरकार लाखों करोड़ की कमाई करती है, उसमें 250-300 करोड़ के लिए चर्चा हो रही है। पॉपकॉर्न को लेकर मंथन चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि क्या हो क्या रहा है। सुनिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा था पॉपकॉर्न पर जीएसटी को लेकर। उसके बाद आपको बताता हूं कि आम आदमी का सबसे बड़ा दर्द जो है बार बार टैक्स, उसके बारे में बात करूंगा। पॉपकॉर्न के ऊपर टैक्स मैं इसका पूरे पृष्ठभूमि आपके सामने रखना चाहती हूं। जब तक वो नमकीन है, सॉल्टेड है, मसाला एडेड है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, सब 5%, am I right? 5%. But when it has added caramelized sugar, it is no longer नमकीन, इसीलिए उसका रेट अलग है। पॉपकॉर्न पर टैक्स को छोड़ भी दे तो बहुत आजकल इतने तरह के टैक्स लगते हैं, इतने लेवल पर टैक्स लगते हैं कि आम आदमी टैक्स का ट सुन के पॉपकॉर्न की तरह उछलने लगता है, क्योंकि आम आदमी के टैक्स देने का अंत ही नहीं है, ऐसा लगने लगा है। हमने आपको कल नई गाड़ी के बारे में बताया था कि कैसे एक गाड़ी खरीदने पर मल्टीपल टैक्स लगते हैं, जबकि उस सैलरी को जबकि आप गाड़ी कहां से खरीद रहे हैं भाई, आप उस सैलरी से गाड़ी खरीद रहे हैं जिस सैलरी पर आप ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं। टैक्स देने के बाद सैलरी बची, उससे गाड़ी खरीद रहे हैं, उसमें भी टैक्स दे रहे हैं। जीएसटी देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, सेस देते हैं, इंश्योरेंस पे टैक्स देते हैं, पार्किंग में लगाते हैं वहां टैक्स देते हैं, पेट्रोल पर टैक्स देते हैं, टोल के लिए टैक्स देते हैं, यानी हर मोड़ पर एक टैक्स आपका इंतजार कर रहा है। लो इधर लो पैसा लो, कहां उधर कहां ले जा रहा है। गाड़ी का उदाहरण कल हमने आपको बताया था, लेकिन इसी तरह से कई उदाहरण है जिसने मिडिल क्लास का जीना हराम कर दिया है। एक उदाहरण प्रॉपर्टी का भी है और उसके बारे में भी आज बात करनी जरूरी है, क्योंकि मिडिल क्लास का सबसे बड़ा सपना घर का होता है। आम आदमी क्या बोलता है, घर के बड़े बुजुर्ग क्या बोलते हैं, अच्छा ठीक कमा रहे हो अब जरा घर ले लो, लेकिन उस सपने पर भी कई लेयर के टैक्स लगते हैं बॉस। आमतौर पर कोई प्रॉपर्टी जैसे फ्लैट या प्लॉट खरीदने पर सरकार उस पर स्टैंप ड्यूटी या रजिस्ट्री लेती है, लेकिन जब इस प्रॉपर्टी को दोबारा बेचा या खरीदा जाता है तो उस पर फिर से अलग अलग सरकारी फीस लग जाती है। बहुत लोगों का यह दर्द भी है कि पहले ही महंगे होम लोन पर फ्लैट खरीदने का बोझ है। वो होम लोन कहां से भरना है, पहले तो टैक्स भर दीजिए, उसमें जो सैलरी बची उसमें आप होम लोन भर रहे हैं, उसके बाद सरकार को ट्रांसफर चार्ज और रजिस्ट्री चार्ज भी देना पड़ता है। भाई पहली बार प्रॉपर्टी बेचने या खरीदने पर सरकारी चार्ज देने की बात समझ में आती है, लेकिन बार बार उस पर फीस वसूलना यह बहुत भारी पड़ जाता है मिडिल क्लास को। भाई आपको प्रॉपर्टी पर लगने वाली सरकारी फीस के बारे में बताता हूं। वैसे तो राज्यों और शहरों के हिसाब से प्रॉपर्टी पर सर्कल रेट चार्जेस अलग अलग होते हैं, लेकिन मान लीजिए हम नोएडा की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। भाई नोएडा जैसे शहर में 50 लाख रुपए की कीमत वाले नए फ्लैट के लिए 7% की स्टैंप ड्यूटी लगती है, यानी 3,50,000 रुपए चुकाइए। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन चार्ज 1%, तो इसके हिसाब से 50,000 रुपया बना, वो दीजिए। उसके हिसाब से 50 लाख रुपए का फ्लैट जो है वो बढ़ के 54 लाख रुपए का हो जाता है। अब जिसके लिए 50 लाख ही भरना मुश्किल है, उसके लिए 4 लाख और बढ़ गया तो दिक्कत ना है भाई। अगर आप इस फ्लैट को बनते समय या प्री बुकिंग में लेते हैं तो सरकार इस पर 5% जीएसटी भी लेती है। इस हिसाब से 2,50,000 रुपए और बढ़ गए। इस तरह कुल कीमत 56,50,000 रुपए पहुंच जाती है। अगर फ्लैट की खरीदार कोई महिला है तो आपको मात्र 10,000 रुपए की छूट मिल जाएगी। अब यह भी समझिए कि 50 लाख रुपए की कीमत वाले इस फ्लैट को दोबारा बेचा जाता है तो इस पर सरकार को कितनी फीस देनी पड़ती है। मान लीजिए अगर 50 लाख रुपए की कीमत वाले फ्लैट को बेचा जाता है तो क्या स्थिति बनती है, जरा इसको देखिए आप। मान लीजिए आपने जो फ्लैट की कीमत है, फ्लैट की कीमत वो बैठी 50 लाख। अब आप देखिए बार बार जो टैक्स देना पड़ता है ना, एक बार आपने शुरू में लिया रजिस्ट्री के लिए समझ में आता है। और इसमें मान लीजिए साइज फ्लैट का जो है वो हमने पकड़ लिया कि मान लीजिए 93 वर्ग मीटर है, जिसको आप हजार वर्ग फीट कह सकते हैं। सर्कल रेट अमूमन 40,000 से 1 लाख रुपए का है। मान लीजिए हमने एवरेज सर्कल रेट पर पकड़ा कि भाई एवरेज सर्कल रेट कितना है, तो हमने 50,000 रुपए का 50K का पकड़ लिया एवरेज सर्कल रेट।
अब बॉस आपने पहले जब एक आदमी ने खरीदा उसने रजिस्ट्री कराई, अब वो बेच रहा है फ्लैट को, उस पर ट्रांसफर चार्ज लग रहा है। मतलब आप हिसाब देखिए कि अब इस पर ट्रांसफर चार्ज लगेगा। ट्रांसफर चार्ज कितना लगेगा बॉस? 2.5% प्रति वर्ग मीटर का ट्रांसफर चार्ज लगेगा कि भाई आप इससे से उससे उस पर ट्रांसफर, उस आदमी के पास ट्रांसफर हो रहा है। तो 50K का 2.5% कितना हो गया भाई? तो ये कितना हो गया? करीब करीब 1250 रुपए। तो अब आपका ट्रांसफर रेट कितना हो जाएगा पता है? जो ट्रांसफर चार्ज आपको देना होगा ये आपका करीब करीब बैठेगा 1250 रुपया इंटू 93 वर्ग मीटर इज इक्वल टू 1,16,250 रुपए। किस बात का बॉस? ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, उस पर ट्रांसफर चार्ज 1,16,250 रुपए का आप भर रहे हैं, और उसके बाद आप रजिस्ट्री भरिएगा। आप रजिस्ट्री के लिए उसके बाद रजिस्ट्री चार्ज भरिएगा 6%, वो कितना? करीब 3 लाख रुपए के करीब बैठेगा। तो फिर रजिस्ट्री भी होगा, तो फ्लैट की कुल कीमत 54,16,250 रुपए हो जाएगी। मिडिल क्लास क्या करेगा बॉस? ये ट्रांसफर चार्ज जैसी चीज क्या है? अगर इस फ्लैट के साथ पार्किंग स्पेस भी खरीदा जाता है तो उस पर भी फीस चुकानी पड़ती है। यानी पहली बार प्रॉपर्टी खरीदने पर सरकार को फीस चुकाओ, दूसरी बार भी खरीदने पर भी फीस चुकाओ, जितनी बार प्रॉपर्टी बिकेगी खरीदी जाएगी उतनी बार ट्रांसफर चार्ज लगेगा। रजिस्ट्री तो जो होगी सो होगी। और बॉस ये तो जो खरीद रहा है वो तो ट्रांसफर चार्ज भर रहा है, वो रजिस्ट्री फिर से करा रहा है, जो बेच रहा है वो कैपिटल गेन टैक्स भरेगा। खत्म ही नहीं हो रहा है बॉस। जो कमा रहा है वो भी टैक्स भर रहा है, जो पैसा दे रहा है वो भी टैक्स भर भर के परेशान। मल्टीपल टैक्स सिर्फ फ्लैट प्लॉट में ही नहीं लग रहा, बल्कि एजुकेशन सेक्टर में भी मल्टीपल टैक्स से मिडिल क्लास जूझ रहा है। मिडिल क्लास आदमी अपनी सैलरी पर ऑलरेडी टैक्स दे चुका होता है, उसके बाद जो पैसा बचा उसमें कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में बच्चों के एडमिशन के लिए बोलता है कि जाओ अच्छे से पढ़ो, तुम भी अच्छे से कमाओ, तुम भी अच्छे से टैक्स देना। देश के बड़े और प्रतिष्ठित बिजनेस कॉलेज में से एक इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट फॉर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स की फीस का ब्रेकअप आप देखिए बॉस, कितना टैक्स देना पड़ता है उसके बाद भी। पीजीपी मैक्स प्रोग्राम की एडमिशन फीस है 3 लाख रुपए, इस पर 18% जीएसटी यानी 54,000 रुपए लग जाता है। इसी तरह से एडमिशन फीस हो गई 3,54,000 रुपए। फिर ट्यूशन फीस है 38,78,000 रुपए, इस पर 18% जीएसटी यानी 6,98,040 रुपए। इस तरह ट्यूशन फीस हो गई 45,76,040 रुपए, यानी एडमिशन फीस और ट्यूशन फीस पर 7,52,040 रुपए का जीएसटी भर देते हैं। मिडिल क्लास को उम्मीद थी कि हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स घटाया जाएगा या हटाया जाएगा, जिसकी डिमांड बहुत समय से हो रही है, लेकिन हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर टैक्स के मुद्दे पर कुछ नहीं हुआ। आप देखिए कि हेल्थ इंश्योरेंस पर कितना टैक्स लग रहा है। अभी के नियमों के मुताबिक अगर आप देखिएगा 5 लाख रुपए से ऊपर के कवरेज वाले हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी लगती है। मान लीजिए आपने परिवार के 4 लोगों का इंश्योरेंस कराया, 4 लोगों के इंश्योरेंस का 3 साल का प्रीमियम 40,000 रुपए। इस 40,000 रुपए पर 18% की दर से जीएसटी लगेगी, यानी इस पर 7,200 रुपए का जीएसटी बन गया। 3 साल का कुल प्रीमियम 47,200 रुपए हो गया। हेल्थ इंश्योरेंस तो आज के जमाने में जरूरत बन गई, ये कोई लग्जरी नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस आदमी मुसीबत के वक्त के लिए लेता है, लेकिन इस पर भी जब 18% का टैक्स लग जाता है तो आदमी के दिमाग में डाउट आ जाता है कि पता नहीं यूज होगा नहीं होगा, उस पर इतना टैक्स भर रहे हैं, क्या जरूरत है, ये वो मामला गड़बड़ा जाता है। लेकिन आप देखिए कि इतनी महत्वपूर्ण चीज पर कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। वित्त मंत्री ने क्या वजह बताई है वो भी सुनिएगा। और हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर भी, लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर भी, फिर भी और थोड़ा जानकारी उनको चाहिए। जैसे कि मैंने मेरे ओपनिंग स्टेटमेंट में बताया, इंश्योरेंस रेगुलेटर से भी उनको रेगुलेटर का गाइडेंस मिलना है, वो भी मिलने के बाद फिर फाइनलाइज करेंगे जीओएम, फिर आएगा काउंसिल में। टैक्स के बोझ से मिडिल क्लास की कमर ऐसे समय में टूट रही है जब देश की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही। टैक्स कलेक्शन रॉकेट बना हुआ है, फिर भी टैक्स में राहत नहीं मिल रही। आप देखिए कि टैक्स कलेक्शन से सरकार को कितना तगड़ा फायदा हो रहा है। साल 2023-24 में कुल जीएसटी कलेक्शन 20,18,000 करोड़ रुपए का हुआ, जो पिछले वित्त वर्ष से 11.7% ज्यादा है।
प्रति महीने औसत जीएसटी कलेक्शन 1,68,000 करोड़ के पार रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष में प्रति महीने औसत जीएसटी कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ का था। जीएसटी कलेक्शन की सालाना औसत ग्रोथ 10% से ज्यादा है। जब सरकार को इतनी तगड़ी इनकम हो रही है, जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ हो रहा है, उसके बाद भी अगर टैक्स बढ़ रहा है तो उसकी वजह कई ऐसी योजनाएं जिस पर प्रश्न है कि क्या इसकी जरूरत है आज की डेट में। इनमें से एक है मुफ्त राशन जैसी योजना। केंद्र सरकार ने संसद में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में खर्च हुई रकम की जानकारी दी। इसके मुताबिक अप्रैल 2020 से दिसंबर 2022 तक मुफ्त राशन बांटने में 3,91,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च हुआ, यानी प्रति महीने 14,000 करोड़ रुपए का खर्च। इस हिसाब से अप्रैल 2020 से दिसंबर 2024 तक कुल खर्च लगभग 7,28,000 करोड़ रुपए हो गया। 1 जनवरी 2024 से मुफ्त राशन योजना अगले 5 साल के लिए बढ़ा दी गई है, जिस पर कुल 11,80,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो मिडिल क्लास कह रहा है बॉस हम तो नहीं लेते ये राशन, और जो लोग राशन ले रहे हैं आप ग्राउंड पे जाइए, लोग कहते हैं कई लोग तो वो उनको राशन इतना ज्यादा हो रहा है कि उनमें से कई लोग बेच देते हैं। कई लोग कह रहे हैं लेबर की दिक्कत हो गई है क्योंकि लोग काम नहीं करना चाह रहे, इतना राशन उनके घर पर हो गया। और कोविड के समय ये योजना शुरू हुई, समझ में आता आज की डेट में क्यों चल रही है, इतना पैसा क्यों खर्च हो रहा है। मुफ्त राशन योजना कोविड के समय शुरू हुई थी, उस समय लोगों को इस योजना की जरूरत थी, लेकिन अब कोविड खत्म हो चुका, इकोनॉमी भी वापस से स्पीड में आ चुकी है, लेकिन मुफ्त अन्न योजना लगातार जारी है। वैसे मुफ्त राशन योजना पर सुप्रीम कोर्ट भी सवाल खड़े कर चुका है। अभी दिसंबर में ही एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार कब तक मुफ्त राशन बांटेगी, रोजगार के अवसर क्यों नहीं बनाए जाते। 81 करोड़ लोग मुफ्त राशन ले रहे हैं, सिर्फ टैक्स देने वाले ही योजना से बाहर है। यह सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि भाई कब तक फ्री राशन दीजिएगा। लेकिन इसमें समस्या भी है, जैसे ही बंद कीजिएगा ऑपोजिशन चढ़ जाएगा, हंगामा करेगा कि अरे बॉस ये देखिए मुफ्त राशन गरीबों का बंद कर दिया। तो चले जा रहा है। और अगर सोचिए वो लाखों करोड़ रुपए बच जाए तो मिडिल क्लास को कितना फायदा हो सकता है। दिक्कत सिर्फ इस बात की नहीं है कि हर कदम पर टैक्स है, दिक्कत इस बात की भी नहीं है कि टैक्स भरा जा रहा है। मिडिल क्लास भर रहा है भाई, उसको देश के विकास में चीजें लग रही है, अच्छा लग रहा है, लेकिन टैक्स के बदले में जब कोई सुविधा वो नहीं ले रहा, सोशल सिक्योरिटी मिली, चाहे एजुकेशन में मिले, हेल्थ में, या फिर किसी मुसीबत में किसी की नौकरी चली जाए तो उसे मदद मिले ना भाई, कुछ और सुविधा ही दे दीजिए। अगर ये सब हो तो फिर टैक्स इतना किसी को नहीं चुभेगा। लेकिन ऐसा कुछ मिडिल क्लास के पास है ही नहीं। उसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ नहीं रहा, सरकारी अस्पताल में वो जाता नहीं इलाज के लिए, नौकरी आज की डेट में चली जाए तो घर चलाने वाला कोई नहीं है, और अलग अलग लेवल पर मल्टीपल टैक्स हैं। तो इसीलिए मिडिल क्लास परेशान होता जा रहा है कि बॉस क्या ही करे। मिडिल क्लास की हालत खराब है टैक्स भर भर कर। इंडिविजुअल से होने वाला टैक्स कलेक्शन ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन दो सबसे बड़ा सवाल अभी भी बचे हुए हैं। 140 करोड़ के देश में 10 करोड़ के करीब लोग ही इनकम टैक्स क्यों फाइल कर रहे हैं। इसमें भी बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो जीरो रिटर्न फाइल करते हैं। देश में कृषि से होने वाली आय पर कोई टैक्स क्यों नहीं लगता। दूसरा सवाल सुनते ही पहला रिएक्शन यही होगा, बॉस ये कैसी बात कर रहे हैं, देश का किसान टैक्स भरेगा। बिल्कुल नहीं भरना चाहिए किसान को टैक्स, लेकिन उन किसानों को नहीं भरना चाहिए जिनकी आय कम है। कृषि से होने वाली आय की कोई सीमा ही तय नहीं है जिस पर टैक्स की छूट है। ये क्यों भाई? कितने ही किसान तो ऐसे हैं जो सैलरीड क्लास से ज्यादा कमा रहे हैं लेकिन टैक्स नहीं भरते। पर यह तो सिर्फ समस्या का छोटा हिस्सा है। बड़ी समस्या तो इस बात की है कि कृषि से आय के नाम पर टैक्स से छूट ले कौन रहा है, और क्या इससे देश को बड़ा नुकसान हो रहा है। क्योंकि साल 2012 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी सीबीडीटी कह चुकी है कि बिना किसी जांच के कृषि से जुड़ी आय के नाम पर टैक्स में छूट सिस्टम में ब्लैक मनी को कृषि से आय बताकर लाने का रास्ता है। इतना ही नहीं, 2014 में टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स कमीशन की एक रिपोर्ट ने कहा था कि बिना वेरीफाई किए कृषि से जुड़ी आय के नाम पर टैक्स छूट देने से वित्तीय सिस्टम में बड़ी अनियमितता बनती है, जिसका उदाहरण है बड़ी बड़ी कंपनियों का कृषि से जुड़ी आय के नाम पर टैक्स में छूट ले लेना। यानी कृषि से जुड़ी आय के नाम पर किसानों से ज्यादा फायदा क्या दूसरे लोग उठा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और यह सवाल और पुख्ता होता है 2019 की सीएजी की एक रिपोर्ट से, जिसमें कहा गया था कि इनकम टैक्स ने 22,195 केस की जांच की। सीएजी ने इनमें से 6,778 केस की स्टडी की। इन केसेस में 3,656 करोड़ रुपए की टैक्स छूट क्लेम की गई थी कृषि से जुड़ी आय बताकर। इनमें से 57% क्लेम कंपनियों के थे बॉस, और 37%
22% व्यक्तिगत टैक्स पेयर्स के, 22.5% केस में बिना दस्तावेज जांचे ही टैक्स में छूट दे दी गई। करीब 10.5% केस में जमीन के दस्तावेज तक नहीं थे विभाग के पास। 19% केस तो ऐसे थे जहां कृषि से जुड़ी आय के सबूत ही नहीं थे, और 11% केस में डेटा एंट्री की गड़बड़ियां थी, और भी कई दूसरी कमियां मिली। सवाल यह है कि क्या कृषि से जुड़ी आय पर टैक्स छूट का फायदा जरूरतमंद किसानों को मिल भी रहा है? और अगर नहीं मिल रहा है तो जो बड़े बड़े किसान हैं, जो बड़ी बड़ी रकम कमा रहे हैं, उनसे क्यों ना टैक्स लिया जाए? कृषि से होने वाली आय की एक सीमा क्यों ना तय की जाए कि इससे ऊपर कमाइएगा तो टैक्स लगेगा? कई ऐसे सवाल हैं। 140 करोड़ के देश में 10 करोड़ लोग इनकम टैक्स भर रहे हैं बॉस। ये बड़ी समस्या है। और नरेंद्र मोदी से लोगों को उम्मीद है, मिडिल क्लास को उम्मीद है कि मोदी है तो मुमकिन है कि मिडिल क्लास को मदद मिलेगी, मिडिल क्लास को राहत मिलेगी, ये टैक्स में कुछ छूट मिलेगी, कुछ मदद मिलेगी घर खरीदने में, या फिर नौकरी चली जाए तो कुछ सपोर्ट मिलेगा। कुछ तो कीजिए सर। ये आम आदमी का दर्द है। आप कहीं बाहर निकल जाइए, आम आदमी परेशान है टैक्स भर। पाठशाला में अगली क्लास। पीएम मोदी के हिंदू प्रेम के सबसे बड़े टेस्ट के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत वर्सेस रामभद्राचार्य क्यों हो गया? सनातन की लड़ाई संघ बनाम संत बनने पर क्यों आ गई? अब इसका चैप्टर। पाठशाला में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आई नई चुनौती के बारे में आपको बता चुके हैं। यह चुनौती है पीएम मोदी के हिंदू प्रेम के सबसे बड़े टेस्ट की। दरअसल 12 दिसंबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने वर्शिप एक्ट पर केंद्र सरकार से अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए कहा, और इसके लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया गया। यानी पीएम मोदी के हिंदू प्रेम के टेस्ट के 12 दिन गुजर चुके हैं, और देश का जो हिंदू समाज वर्शिप एक्ट को बड़ी रुकावट मानता है, ऐसे में हिंदू समाज को पीएम मोदी के बड़े फैसले का बेसब्री से इंतजार होता है। लेकिन इस सब के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान खूब चर्चा में आ गया, जिन्होंने देश में नए मंदिर मस्जिद विवादों और खुदाई पर चिंता जाहिर की। हालांकि संघ प्रमुख ने अपने बयान में किसी विवाद का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनके इस बयान से संत समाज नाराज हो गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बयान ऐसे वक्त में दिया जब यूपी के संभल में खुदाई के दौरान मिट्टी में दब चुके सनातन के सबूत निकल रहे हैं, और अयोध्या, काशी, मथुरा के बाद संभल सनातन का नया एपिसेंटर बनता दिख रहा है। संभल में मिले सनातन के सबूतों के बारे में आगे बात करूंगा, लेकिन पहले आरएसएस चीफ मोहन भागवत के उस बयान के बारे में जानना जरूरी है जिससे संत समाज नाराज हो गया है, रामभद्राचार्य जी नाराज हो गए। अब तक आरएसएस को विलन बताने वाले मोदी विरोधियों को आरएसएस प्रमुख के बयान में अच्छाई दिखने लग गई है। दरअसल मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि हम लंबे समय से सद्भावना के साथ रह रहे हैं। अगर हम दुनिया को यह सद्भावना देना चाहते हैं तो हमें इसका एक मॉडल बनाना होगा। परंतु राम मंदिर बनने के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो नई जगहों पर नए नए मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। यह स्वीकार्य नहीं है। आगे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि यह सभी हिंदुओं की आस्था का विषय था। हर दिन एक नया विवाद उठाया जा रहा है। इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है? यह जारी नहीं रह सकता। भारत को यह दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने संघ प्रमुख के इस बयान को संभल में हो रही खुदाई से जोड़ दिया, लेकिन अयोध्या आंदोलन से लेकर राम मंदिर निर्माण तक में अहम गवाह और मुख्य किरदारों में शामिल जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने बिल्कुल नई लाइन ले ली। तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य संघ प्रमुख के बयान पर बुरी तरह भड़के नजर आए। उन्होंने मोहन भागवत के बयान को सीधे सीधे खारिज कर दिया। साफ कह दिया कि जहां जहां मंदिर या मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं उन पर हिंदू समाज का अधिकार है। आप भी तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी को सुनिए एक बार। उनका बयान अदूरदर्शी, मैं कह रहा हूं अदूरदर्शी। वो मेरे मित्र भी हैं, मुझसे अवस्था में 6 महीने छोटे भी हैं, पर उनका बयान अदूरदर्शी। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। कोई हिंदू नहीं बनना चाहता। अब हिंदू अपनी बात तो कहेगा ही कहेगा। सभी संघ से शासित थोड़े होंगे। संघ पर हमारा शासन होना चाहिए। संघ को कौन होता हम पर शासन करने वाला? वहीं योग गुरु रामदेव संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन उनका भी कहना है कि जो हिंदुओं के बड़े तीर्थ हैं उन पर कुछ फैसला करना ही चाहिए। एक बार योग गुरु स्वामी रामदेव को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा संभल में हो रही खुदाई पर लगातार सवाल उठा रहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने संघ प्रमुख के बयान पर क्या कह दिया। जो हमारे बड़े तीर्थ हैं, बड़े गौरव के स्थान है, उनके ऊपर तो कुछ निर्णय करना ही चाहिए, जिससे कि जिन आक्रांताओं ने सनातन का विध्वंस मचाया
उन पापियों के उस पाप का थोड़ा फल तो मिलना चाहिए, बाकी देश में भाईचारा भी कायम रहना चाहिए। लेकिन भागवत जी का बयान किस तरह से देख रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हर मस्जिद में मंदिर ना खोजे और नेता बनने के लिए काम ना करें। संत मान कर रहे हैं कि सभी जो विवादित जो धर्म स्थान है उनको खोजा जाए। जो संतों ने बोल दिया वो उन्होंने बोल दिया, भागवत जी ने बोला उन्होंने बोल दिया, मैंने बोलना था बोल दिया, बात पूरी हो गई। अखिलेश यादव को संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बहाने संभल में हो रही खुदाई का मुद्दा उठाने का मौका मिल गया। अखिलेश यादव ने संभल में हो रही खुदाई रोकने के लिए मोहन भागवत से सीएम योगी को फोन करने की गुहार लगा दी। आप भी सुनिए अखिलेश यादव को, फिर संभल में योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ एक्शन और उसके असर के बारे में बताता हूं। देखिए, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना। मैंने पहले भी कहा है, अगर उनको लगता है, क्योंकि वो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की अंडरग्राउंड विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए वो विचारधारा अंडरग्राउंड काम करती है, सुरंग खोद करके काम करती है। तो वो जो आज बात कही जा रही है, कम से कम उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझाना चाहिए। अगर वो एक फोन भी कर दें मुख्यमंत्री जी को, तो कोई भी सर्वे और कोई भी ऐसा विवाद नहीं होगा। अखिलेश यादव भले ही संघ प्रमुख मोहन भागवत के खुदाई वाले बयान को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और संभल से कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो शायद भूल गए हैं कि योगी आदित्यनाथ ने पहले ही साफ कर दिया है कि सनातन पर वो झुकेंगे नहीं और संभल पर वो रुकेंगे नहीं। और यूपी में ऐसा होता दिख भी रहा है। संभल में जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ रही है, दशकों से मिट्टी के नीचे दबे हुए सनातन के सबूत बाहर निकल रहे हैं। संभल में 19 कुओं का जिक्र किया गया है और संभल में 19 के 19 कूप मिल भी चुके हैं। संभल में 68 तीर्थों का जिक्र है, जिसमें से 5 तीर्थ मिल चुके हैं, जिनकी एएसआई की टीम जांच कर चुकी है। संभल में मंदिरों को दबाए जाने की बात कही गई है। खोजबीन में अब तक दशकों से बंद पड़े 2 मंदिर मिल चुके हैं। मंदिरों के पास मौजूद कुओं की खुदाई में कई मूर्तियां भी मिली हैं। संभल में खुदाई के दौरान सदियों पुरानी एक बावड़ी भी मिली है। दावा किया जा रहा है कि यह बावड़ी हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान की राजधानी का ही एक हिस्सा है। संभल में मिली ऐतिहासिक बावड़ी पर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। कई सारी बातें बावड़ी को लेकर निकल के सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लंबा सुरंग है जो दूसरी तरफ खुलता है, कुछ कह रहे हैं कि नीचे जो है वो खनिज और उस तरीके से जो है वो खजाने दफन है। कुछ कहते हैं कि ये बरामदा है और जैसे पुराने जमाने में बावड़ी हुआ करती थी, बीच में कूप हुआ करता था, चारों तरफ बरामदा होता था, बिल्कुल वैसा बावड़ी है। तो बावड़ी की असलियत क्या है, बावड़ी किस तरीके से दिखती है, ये तभी साफ हो पाएगा जब ये पूरे तरीके से जो सफाई है बावड़ी की वो हो पाएगी, पूरी तरीके से खुदाई हो पाएगी। अब जो सीढ़ी है, देखिए सीढ़ी को कल जो है वो खुदाई की गई थी और सीढ़ी अब बिल्कुल साफ नजर आएगा आपको। ये सीढ़ी जो है वो अब निकल गई है, लेकिन अब यहाँ से जो पत्थर है उसको हटाया जा रहा है। जो बड़े बड़े यहाँ पे मिट्टियां थी उनको हटाया जा रहा है और कोशिश यही है कि जो बावड़ी है उसके अंदर से जो मलबा है उसको जल्द से जल्द हटाया जाए और जो बावड़ी का ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है उसमें बावड़ी को जल्द से जल्द लाया जाए। संभल में 14 दिसंबर को मिले कार्तिकेय मंदिर के पास से अतिक्रमण हटाने का काम भी जारी है। मंदिर के आसपास बने घरों में लोग खुद अपनी बैल्कनी को तोड़ रहे हैं, क्योंकि मंदिर पर ताला लगा देख इन लोगों ने अपनी बैल्कनी को मंदिर के ऊपर तक बढ़ा लिया था। लेकिन अब मंदिर खुल चुका है और इसलिए ये लोग खुद ही अपने अवैध निर्माण पर हथौड़ा चला रहे हैं। इस बीच संभल में जांच के दौरान एक और कुआं मिला है। ये कुआं लाडम सराय इलाके के एक मस्जिद के पास मिला। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने शुरुआत में इस कुएं की खुदाई का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद कुएं की खुदाई शुरू कर दी गई। संभल में जैसे जैसे सबूत के साथ मंदिर और सनातन की पुरानी धरोहरें मिल रही हैं, वैसे वैसे मोदी योगी विरोधियों की टेंशन बढ़ती दिख रही है। जिस इकोसिस्टम में संभल के पत्थरबाजों का हमदर्द बनने की होड़ लगी थी, उस इकोसिस्टम को संभल में खुदाई के दौरान मिल रहे सनातन के सबूत पसंद नहीं आ रहे। और अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि ये मठ विधान पर चलने वाले लोग हैं और ऐसे ही खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार खोद देंगे। सुनिए अखिलेश यादव को। कई ऐसे भाजपा के नेता हैं, उनके घर खुद जाए तो न जाने क्या मिलेगा उसके अंदर। भाजपा के नेताओं के भी घर खुद जाएं तो न जाने क्या मिलेगा उसके अंदर। हमारा आपका घर खुद जाए, पता नहीं क्या मिलेगा। ये ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। संभल में सिर्फ खुदाई नहीं हो रही, संभल को सुलगाने वालों का नॉनस्टॉप हिसाब भी हो रहा है। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के विरोध में भड़की हिंसा को आज 1 महीना पूरा हो गया। 24 नवंबर को भड़की इस हिंसा के बाद संभल में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी हुई थी।
आरोप है कि हिंसा के दौरान दंगाइयों ने अवैध हथियारों से फायरिंग भी की। योगी आदित्यनाथ साफ कर चुके हैं कि संभल हिंसा के जिम्मेदारों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सबका हिसाब होगा और यह हिसाब भी नॉन स्टॉप जारी है। संभल हिंसा में अब तक 47 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब तक हिंसा में शामिल 91 लोगों की पहचान हो चुकी है, जिनकी गिरफ्तारी होनी बाकी है। हिंसा के लिए जिम्मेदार 400 लोगों की पहचान के लिए उनकी फोटो जारी की गई है। संभल हिंसा को लेकर पुलिस अब तक 12 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को एफआईआर में आरोपी नंबर 1 बनाया गया, जबकि संभल से सपा विधायक के बेटे सुहेल अहमद को एफआईआर में आरोपी नंबर 2 रखा गया। संभल की शाही जामा मस्जिद से आसपास में लगे 50 से ज्यादा मोबाइल टावर का डेटा निकाला गया है, ताकि हिंसा के लिए उकसाने वाले मैसेज भेजने वालों की पहचान हो सके। 200 संदिग्ध लोगों की मोबाइल कॉल डिटेल्स भी निकाली जा चुकी है। देश में सिर्फ यूपी के संभल की ही चर्चा नहीं हो रही। योगी राज में अपराधियों के एनकाउंटर की भी चर्चा पंजाब से लेकर बिहार तक हो रही है। अपराध को लेकर जिस तरह योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, उसकी गवाही यूपी पुलिस ने पिछले 2 दिनों में पूरे देश को दे दी। आज यूपी के लखनऊ में पुलिस ने एनकाउंटर में बिहार से पहुंचे 2 बदमाशों को ढेर कर दिया। इससे पहले सोमवार को पीलीभीत में पंजाब से भागकर पहुंचे 3 खालिस्तानी आतंकियों को योगी की पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया था। लखनऊ में बिहार से आए जिन बदमाशों का एनकाउंटर हुआ, ये बदमाश इंडियन ओवरसीज बैंक के 42 लॉकर लूटने की वारदात में शामिल थे। बैंक लूटने वाले बदमाश बिहार से आए थे, लेकिन यूपी आकर इन्होंने बड़ी गलती कर दी। गैंग के 2 बदमाश ढेर हो चुके हैं, 3 पकड़े जा चुके हैं। पुलिस ने दावा किया है कि 2 फरार आरोपियों को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। सुनिए योगी पुलिस के एक्शन पर डीजीपी क्या बता रहे हैं। एक गैंग है जो कि बिहार से आया था और ये लोग एक गाड़ी से चल रहे थे। इन्होंने यहाँ काफी कुछ दिन रह के चीज़ों का सर्वे किया, ऐसी चीजें आइडेंटिफाई की, उसके बाद से घटना की, लेकिन त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इसमें सफलता प्राप्त की। ब्रेक के बाद पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मोदी सरकार ने राज्यपालों की नियुक्ति में बड़ा उलटफेर किया है। मोदी सरकार ने कई राज्यों के राज्यपाल बदले। पूर्व गृह सचिव अजय भल्ला मणिपुर के राज्यपाल बनाए गए हैं। जनरल वीके सिंह मिजोरम के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। आरिफ मोहम्मद खान अब बिहार के गवर्नर होंगे, जो कि पहले केरल के गवर्नर थे। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने इस्तीफा दिया है। मिजोरम के राज्यपाल हरि बाबू अब ओडिशा के नए गवर्नर बना दिए गए हैं। तो कई जगहों पर इस्तीफे और उलटफेर की खबरें हैं। आरिफ मोहम्मद खान अब बिहार के राज्यपाल बनाए गए हैं और जनरल वीके सिंह मिजोरम के राज्यपाल नियुक्त किए गए। फिलहाल एक छोटा सा